नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। आज पूरे देश में देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धूमधाम कहने तो शायद गलत शब्द होगा, लेकिन आज हर जगह पूरे देश में देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री ने भी झंडा फहराया और लाल किले से बड़ा लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। लेकिन देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए। कई सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ, ऐसी चीज़ें जो बातें दबी रह गई। अगर हम बात करें देश की आज़ाद कराने में, कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। कई लोगों की भूमिका थी, कई के तो नाम उजागर होते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो चेहरे हैं जो कहीं न कहीं कहानियाँ, किस्से सब दब गए। आज हम प्रयागराज के मऊआइमा लदाव, ये मऊआइमा में एक लदाव जगह है जहाँ हम उपस्थित हैं। और क्यों उपस्थित हैं, हमने मऊआइमा में जानने की कोशिश की। क्या मऊआइमा से भी जुड़े कोई ऐसा शख्स था जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में जिसकी भूमिका रही हो। और हमने बहुत पुराने लोगों से जानने की कोशिश की। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो या फिर स्वतंत्रता सेनानी कोई ऐसे भी गुजरे हैं जिनका रिश्ता कहीं ना कहीं मऊआइमा से जुड़ा हो। हमें जानकारी मिली तो हम लदाव पर आए हुए हैं और हमें जानकारी यह भी कुछ लोगों से प्राप्त हुई कि कई सारे रिश्ते हैं जो लदाव से जुड़े हुए हैं। और आखिर इस लदाव पर हमें आज यहाँ मिले हैं उमैर जलाल साहब, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। काफ़ी कुछ उमैर जलाल के पास सच्चाई है और हम इनसे पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें, आज़ादी से पहले की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनको है जो लोग आज भूल चुके हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारे सच है जो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उमैर जलाल साहब से कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन हो या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक जंग चलाई गई, मुहिम चलाई गई। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके वंशज को लोग भूल चुके हैं, लेकिन उनके वंशज आज भी इसी देश में हैं। सबसे पहले उमैर जलाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। और मैं आपको आपके टीवी चैनल यूपी 9 के माध्यम से इस देश के सभी भारतवासी भाइयों को और नागरिकों को 74वें स्वतंत्रता संग्राम की बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम एक बहुत ही संवेदनशील मसले पे, यानी स्वतंत्रता से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में एक मुद्दे को उठाया है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि कल मैं इसी मुद्दे पे मैं समाजवादी चिंतन केंद्र इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के MLC जनाब वासुदेव यादव जी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आज़ादी में योगदान को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ 15 से 20 लोगों ने उसमें शिरकत की थी। और उस पर बहुत तफसील से हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो उन्वान है, हिंदुस्तान की आज़ादी में जो उनकी हिस्सेदारी है, तो उस पर हम लोगों ने उस पर चर्चा की। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आज हम हिंदुस्तान के एक शांतिप्रिय नागरिक हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त, यानी 14 जो है आपका अगस्त जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी मर्ज़ी से अपने वतन में हिंदुस्तान में रहने के लिए उसको चुना। और हम सब लोग पूरे खुलूस और पूरे मोहब्बत से, क्योंकि हमको हमारा दीन, एक अकेला ऐसा दीन मुसलमान या इस्लाम एक ऐसा दीन है जो ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से प्यार करो, उस मुल्क के लिए ईमानदार रहो। और मैं अपने मुल्क के लिए अपने दीन की दी हुई एजुकेशन और शिक्षा के ज़रिए बता दूं कि हम लोग इस मुल्क के अमन पसंद नागरिक हैं और इस मुल्क से बेइंतहा प्यार करते हैं। और हमको अपने ही मुल्क में अगर आदिल ये बताना पड़े कि हम आज हिंदुस्तानी नहीं हैं, या आज हमको या हमारे जैसे हज़ारों लाखों सैकड़ों मुसलमान भाई हैं जो करोड़ों की तादाद में हैं, जिनको आज तरह तरह से देखा जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, चलिए हमारे पास एक जगह है, हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखा और आपने दिखाया भी, जो जहूर अहमद साहब हैं, उनकी क्या हिस्ट्री और क्या इतिहास है, वो आप पूरा बेहतर बताइए हमें। ज़हूर अहमद बैरिस्टर साहब, जिनका पूरा जो है इंतखाब इस नाम से लूँगा कि वो बार एट लॉ ज़हूर अहमद साहब बोले जाते थे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत मानिंद बड़े वकीलों में शुमार था अपने वक्त के, और वो हमारे ख़ानदान से ही जुड़े हुए थे। एक तरीक़े से हमारे परदादा के रिश्ते के भाई थे और हमारी वालदा यानी मेरी माँ के सगे नाना थे। ज़हूर अहमद साहब के एक बेटे ज़हूर अकबर साहब थे, जिनका जवानी में इंतकाल हो गया था। क्या रिश्ता रहा था उस समय जब आंदोलन छिड़ा, तो क्या भूमिका थी उनकी? ज़हूर साहब का हिंदुस्तान के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। ज़हूर साहब जब 1906 में
हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। जब उन्होंने वहाँ से बार एट लॉ किया तो उस वक्त ही उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए क्वीन विक्टोरिया से और 1907 में एक मुकदमा लड़ा, जिसको उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए फ्री और मैंडेट एजुकेशन का एक मुकदमा था, और वो 1908 में उन्होंने उसको जीता, जिसपे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ्री और मैंडेट एजुकेशन के लिए क्वीन विक्टोरिया ने एक आदेश पास किया। उसके बाद ज़हूर अहमद साहब अल्लामा इकबाल के साथ मिल करके और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल करके उन्होंने मुस्लिम लीग की शुरुआत की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग की जो शुरुआत हुई थी वो अंग्रेज़ों को हटाने के लिए हिंदुस्तान की दो पार्टियाँ, जिस तरह कांग्रेस हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, ठीक उसी तरह पाकिस्तान जो बना, आज लोग पाकिस्तान बनने पे लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग पाकिस्तानी पार्टी थी। मैं आपको बता दूं उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। और उस वक्त के लोग मुस्लिम लीग बना करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और ये हिंदुस्तान की आज़ादी एक दिन की आज़ादी नहीं है आदिल, ये करीब 200 और 250 साल से चलने वाली आज़ादी है, जो वक्त वक्त पे लोगों ने अपने तौर से इसको उठाया। चाहे बहादुर शाह जफ़र ने इसके लिए कुर्बानी दी हो, चाहे टीपू सुल्तान ने इसके लिए कुर्बानी दी हो, चाहे आप झांसी की रानी की बात करते हैं तो आपको बेगम हज़रत महल की भी बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बात, जिन्होंने हिंदुस्तान में कुर्बानी दी है। आपको उन 1.25 लाख आलिमों के बारे में भी ये सोचना होगा जिनको तोप के गोलों के सामने उड़ा दिया गया। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम मदनी साहब था, उनको अंग्रेज़ जज ने फांसी की सज़ा सुनाई, और उन्होंने तो यहाँ तक फतवा दे दिया कि मुसलमान अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती ना हो। आप ये सोच सकते हैं इस तरह का जज्बा इस मुसलमानों के अंदर अपने मुल्क के लिए कि फतवा दे दें कि आप अंग्रेज़ों का साथ ना दें। चलिए ये बात बहुत तफसील और बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाव से जुड़ा मामला है और ज़हूर अहमद साहब से जुड़ा मामला है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़हूर अहमद साहब जब इलाहाबाद में रहते थे तो एक कैनिंग रोड में उनका बंगला था। मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ दूंगा, मैंने उसको सचिवालय उत्तर प्रदेश से निकलवाया है, जिसमें उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पंत साहब और उस वक्त के जो भटनागर साहब सचिव थे, या सारे विधायकों की जो किसी के कंडोलेंस, किसी के इंतकाल के बाद जो विधानसभा में उनके कंडोलेंस के लिए जो प्रोग्राम रखा जाता है। बात तो आप अभी मैं रोकता हूँ, आप सबसे पहले बात ये बताइए ज़हूर अहमद साहब का आखिर क्या भूमिका थी जो मतलब उस पेपर में है, और जब देश आज़ाद हो रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ हर कोई आंदोलन कर रहा था, उस समय उनकी क्या भूमिका थी? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ज़हूर अहमद साहब ने मुस्लिम लीग के माध्यम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को संगठित किया, और हिंदुस्तान में मुसलमानों को संगठित करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने लंबी चौड़ी जंग का ऐलान किया। और वो इसके लिए यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पे अपने साथ कई बैरिस्टरों, मुस्लिम बैरिस्टरों के साथ उन्होंने हाई कोर्ट का बहिष्कार कर दिया था, और हाई कोर्ट में वो मुकदमा लड़ने भी नहीं जाते थे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में उनके एक कैनिंग रोड, बंगला नंबर 1 कैनिंग रोड से, उनके घर से उसकी शुरुआत जो है उनके बंगले से हुई। यानी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने की जो मुहिम चली वो ज़हूर अहमद साहब के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ज़हूर साहब के बंगले से, ज़हूर साहब के घर से शुरुआत हुई। और इसका मैं आपको सचिवालय से निकला हुआ मैं लेटर दिखाऊँगा और वो सारे साक्ष्य दूँगा, जिससे आपको ये साबित हो जाए कि ज़हूर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक नेतृत्व के ज़रिए हिंदुस्तान के अमन पसंद मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान के लिए लड़ी, और उन्होंने उसमें कुर्बानी दी। और आखिर में वो इतना बीमार हो गए आदिल कि जब उनके फालिज का असर हो गया तो उनको देखिए, ये उनका एक कमरा हुआ करता था ऊपर। इसको दिखाइए, इसको दिखाइए। चलिए चलिए चलिए। वो जब वहाँ रहा करते थे, जब उनको फालिज हुआ था तो उनके ब्रेन पे उसका असर हुआ था, तो उनका दिमागी तौन बिगड़ गया था। उनका कमरा कौन सा था? ये कमरा था, इस कमरे में उनको ला करके ठहराया गया था। अच्छा, इस कमरे में वो ठहरते थे। उसका कमरे का लाल शेड इसलिए किया गया था कि जो उनका इलाहाबाद का बंगला था उसका शेड लाल था। अच्छा। तो वो उनको बेचैनी सी हो रही थी, तो उनके घर जैसी देने के लिए इसको लाल कराया गया था, ताकि ये जो है ज़हूर साहब इसमें रहें। अब मैं आपको ले चलता हूँ ज़हूर साहब की कुछ तारीखी फ़ोटो दिखाने के लिए। इसमें आपको ये लगेगा बिल्कुल हम हर कुछ देखना चाहते हैं, आखिर क्या तथ्य है आपका और किस आधार पर आप बात कर रहे हैं। आज ही कैमरामैन से मैं कहूँगा वो दिखाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर, तो इसमें ज़हूर साहब की भी कोई तस्वीर आप दिखा सकते हैं। ये है, आप इधर से आके बढ़िया से दिखाइए, आप ये ज़हूर साहब की इस तस्वीर को देखिए और नियर करिए, उनमें नाम भी लिखा है। हाँ जी, ये आपके उत्तर प्रदेश की दोनों काउंसिलों के जी, ओल्ड और न्यू जी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एमएलए दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी का, दोनों ही उसके जो हैं ये सदस्य रहे जी। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मूवमेंट हुआ है इलाहाबाद में, ये उसकी फ़ोटो है। दिखाइए। जिस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के खिलाफ।
और करीब से जाइए। ये वो फोटो है जो उनके इलाहाबाद वाले बंगले से शुरू हुई और उसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर ज़हूर साहब बैठे हुए हैं जी। ये उसकी फ़ोटो है। इसमें और कौन है आपको बता सकते इसमें हैं? उस वक्त इनके साथ मुस्लिम लीग के सदर जिन्ना साहब थे और उस वक्त के बहुत के वक्त के जिन्ना जो मतलब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में भी उनका बड़ा योगदान रहा। वो बाद में हुआ, वो टेक्निकली हाँ, बाद वो में तो हुआ, सही वो बात है, 1942 की बात हुआ है। वो बहुत आखिरी वक्त में आते आते वो अंग्रेज़ों की ये तस्वीर एक कब की होगी साजिश उसमें थी। लिखा है नीचे? ये तस्वीर तो उसी वक्त की है जिस वक्त खिंची होगी। इसमें कोई बहुत संभाल के इसको हम लोगों ने रखा था। जी आइए आगे आगे आइए, दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, क्या दस्तावेज हैं जो आप कह रहे हैं कि जो असेंबली से सचिवालय से जो निकले थे? मैं दिखाऊंगा। आ जाइए इधर, आप इधर आ जाइए, इधर से आइए। आप अपने कैमरामैन को मेरे पास करिए। देखिए ये श्री ज़हूर अहमद बैरिस्टर के निधन पर जो है शोक का उद्गार हुआ है। ये 14 मार्च 1952 ईस्वी को उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की प्रोसीडिंग है। जी, आप उसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे? मैं बिल्कुल इसमें मैं आपको सबसे पहले तो आपको उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैं जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे इस सभा के सदस्य श्री ज़हूर का इस बीच में देहांत हो गया। वह बहुत दिनों से हमारी व्यवस्थापिका सभा के ताल्लुक़ रखते थे, पुरानी काउंसिल के भी मेंबर थे और जब उस ज़माने में इस देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब भी वे इसमें काफ़ी हिस्सा लेते थे। बाद में वो काउंसिल के भी और नई असेंबली के भी अरसे तक मेंबर रहे और अपने विचारों के मुताबिक देश की सेवा करने की पूरी कोशिश करते रहे। उन्होंने हम लोगों को जब तक वे जीवित थे हर तरह की मदद की। देश को आगे बढ़ाने में और उसकी कामयाब करने में जो कुछ उनसे हो सकता था उसे करने। नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। हालांकि कल हमने जिस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसको हमने कहा था कि आखिर देश तो आज़ाद हो गया, देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो आज देश का युवा भूल गया है, कह ले तो हम ऐसे भी कितने लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, जिनकी चर्चा भी नहीं होती, आज लोग उनको भूल चुके हैं। ऐसे ही हमने जब इतिहास खंगालने की कोशिश की, जो मौआमा से हमें एक इतिहास मिला, एक बहुत कह ले हम एक ज़हूर अहमद साहब बैरिस्टर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में जिनका बहुत ही बड़ा योगदान था, जिसको लेकर हमने कल शुरुआत की थी मौआमा के लदाव से। आज हम किसी कारण की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाते, पूरी खबर रुक गई थी। आज हम उसी सिलसिले में कह ले तो हम सेकंड पार्ट में हम उमर जलाल के साथ फिर हैं। हम इनसे वही सवाल पूछेंगे, आखिर क्या दस्तावेज है इनके पास जिसको इन्होंने दावा किया था कि उनके आज़ादी में क्या अहम भूमिका थी, इनके पास क्या दस्तावेज इन्होंने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से निकलवाए। हम इनसे फिर से जानने की कोशिश करते हैं। उमर जलाल साहब, शुक्रिया आदिल, आपने दोबारा वक्त दिया। जो टेक्निकल इशू की वजह से आपका इंटरव्यू बाधित हो गया था। सबसे पहले हम कहेंगे कैमरामैन आप इनको ये दिखाइए, पेपर इनके पास क्या, आप पेपर ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा आदिल। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय से निकला हुआ कंडोलेंस की जो रूपरेखा है, जो उनके 8 मार्च को उनका देहांत हुआ था और 14 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत और उस समय के स्पीकर और वहाँ के माननीय विधायक और वहाँ के जो सचिव थे, उन्होंने उस कंडोलेंस का प्रोग्राम किया था, जिसमें उनके लिए जो तरीके से अपने किसी विधायक का या विधानसभा परिषद के मेंबर का जब देहांत होता है तो वो उसमें लिए वो कंडोलेंस का प्रोग्राम करते हैं। ये डेट है 14 मार्च 1952 को। इसमें मैं आपको सबसे पहले, कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, कांग्रेस की सरकार मुझे पढ़ कर सुनाइए, हम चाहते हैं आप दर्शकों को ये पढ़ कर सुनाएं। जी बिल्कुल, लिखा गया है। देखिए ये सबसे पहले तो मैं माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो थे, उनका मैं बयान पढ़ रहा हूँ और चूँकि 4 पेजों का है तो मैं बहुत छोटे छोटे करके संक्षिप्त में पढ़ूँगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी इस सभा के सदस्य श्री ज़हूर अहमद का इस बीच नहीं है। वह बहुत दिनों से हमारी व्यवस्थापिका सभा से ताल्लुक़ रखते थे, पुरानी काउंसिल के भी वे मेंबर थे और जब उस ज़माने में इस देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब भी वे उसमें काफ़ी हिस्सा लेते थे। बाद में वो काउंसिल के भी और असेंबली के भी अरसे तक मेंबर रहे और अपने विचारों के मुताबिक देश की सेवा करने की पूरी कोशिश करते रहे। उन्होंने हम लोगों की जब तक वे जीवित रहे हर तरह से मदद की, देश को आगे बढ़ाने में और उसको कामयाब करने में जो कुछ उनसे हो सकता था उसे करने में वो व्यथित रहते थे। कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे और उस बीमारी की तकलीफ़ में होते हुए उन्होंने काउंसिल और असेंबली में जब भी मौका मिला
तब हाजिर रहने की और यहाँ कामों में हिस्सा लेने की कोशिश की। वो एक बहुत पुराने मेंबर थे। मुझे अफसोस है कि हमारे बीच वो नहीं रहे। वे आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपकी असेंबली की और उनके कुनबे वालों को हमारी दिली हमदर्दी का इजहार करने की कृपा करें। उसके बाद श्री त्रिलोकी सिंह साहब ने कहा है, और मैं जिस चीज़ पे ये उस वक्त के वहाँ के विधायक थे। इसके अलावा मैं आपको एक सबसे अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के इतिहास में जो आपका सवाल है कि मुसलमानों के योगदान या हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की जो भी हिस्सेदारी रही हो उसको लेकर के है। मैं उस वक्त के विधायक श्री फ़खरुल इस्लाम साहब ने जो विधानसभा में अपना बयान दिया है, जो कलमबंद है उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो वो है अभी प्रेस नोट है या वहाँ की जो लाइंस होती हैं उसमें ये रिकॉर्डेड लाइंस है जो उन्होंने पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब आला को यह मालूम है कि ज़हूर अहमद साहब की खिदमत अरसे दराज से जारी थी और खुसूसियात से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की तहरीक जो इस मुल्क के लिए जारी हुई वह उनके ही घर से जारी हुई थी और सबसे पहले उनके बंगले पर ही यह तहरीक मंजूर हुई थी। तो यहाँ इस बात का ध्यान देने वाली बात यह है आदिल, इलाहाबाद से ज़हूर साहब के बंगले से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो शुरू हुआ था हिंदुस्तान का, यानी अंग्रेज़ों को हटाने के लिए जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सारे सोशलिस्ट पार्टी जो थे उसकी जो पहली मुहिम शुरू हुई थी, जो उसकी पहली मीटिंग हुई थी वो उनके अपने बंगले से हुई थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वे लोग देश के युवाओं को ये चीज़ जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो उस वक्त के सियासी दुनिया में हैं जानते हैं कि ज़हूर साहब के ही बंगले से और इलाहाबाद में ये नॉन कोऑपरेशन की पहली तजवीज़ मंजूर हुई थी। उसके बाद जो कारनामे सियासी तौर पर उन्होंने खिलाफत और कांग्रेस के सिलसिले में किए वे सबको मालूम हैं और श्री ज़हूर अहमद तब से सबसे आगे रहने वालों में थे और उनकी ज़िंदगी का एक सियासी ज़िंदगी रही। उन्होंने बार एटलॉ करने के बाद सिर्फ चंद दिनों तक ही प्रैक्टिस की और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत जनता और मुल्क की खिदमत करने में लगा दी। इलाहाबाद के सियासी बेदारी में अगर दूसरे पूज नेताओं का हाथ है तो मैं यह कह सकता हूँ कि इसमें ज़हूर अहमद साहब का भी बहुत बड़ा और बहुत मजबूत हाथ रहा है। उनकी ज़िंदगी में हम सब एक सबक ले सकते हैं कि वे जिस काम में भी लगते थे अपने तन मन धन से उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाने को हमेशा कोशिश करते थे और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी भर बड़े से बड़े कारनामे पेश करते रहे। मुझे अफसोस है कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं और जब हम उनकी सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा अच्छा, और कोई लेटर जो बुक को इसमें आप दिखाना चाहें? नहीं, इसके अलावा एक ब्लिट्स पेपर था जो उस वक्त वहाँ रखा हुआ है। ये क्या है? ये एक आपको उस वक्त के जो सभापति थे, नहीं स्पीकर, ये उनके दामाद हैं। अच्छा। श्री सैयद रफ़ीक अहमद साहब, जो कि वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा। और ये उनके पेपर्स हैं जो चूँकि परिवार से जुड़ा हुआ दस्तावेज़ है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ जोड़ लिया है। ज़हूर साहब के दामाद थे। जी, जिनकी तस्वीर मैंने दिखाई थी, ये उनके दामाद हैं। यानी उनके दामाद भी जो सैयद रफ़ीक अहमद साहब थे वो उनके दो दामाद थे। सैयद रफ़ीक अहमद साहब थे, एक मेरे नाना मोइनुद्दीन साहब थे। मोइनुद्दीन साहब जो थे वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, SHO रहे, कोतवाल रहे और बहुत महज़ब पर्सनालिटी रहे। और मेरे मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ दर्शकों के लिए, हम ये जानना चाहते हैं लदाव मौआमा से ज़हूर साहब का क्या रिश्ता था, आप सब कुछ बताइए। देखिए, लदाव मौआमा से ज़हूर साहब हमारे ही ख़ानदान के एक दादा हुआ करते थे। चूँकि मेरा ननियान और ददियाल दोनों इसी लदाव में ही है, तो इसी लदाव के अंदर हमारे जो बुज़ुर्ग अजदाद रहे हैं शेख नसरुद्दीन साहब, वो उनकी औलादों में से थे। बाबा कमालुद्दीन साहब झाली बाबा मौआमा की जो बहुत बुजुर्ग शख्सियत नहीं, हम उनकी औलादों में से हैं। वो हमारे ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जिस जगह पे कल मैंने आपको बताया, उनकी तस्वीरें दिखाई, ये मर्दाना हिस्सा था। उसके बगल में मैंने आपको वो कमरा भी दिखाया जब वो बीमार थे, तो जिस कमरे में ला करके उनको ठहराया गया था उसके पीछे उनका अपना आवाही मकान यहाँ पर है। और वो उनके दो दामाद थे, उनकी दो बेटियाँ थीं, एक मेरी नानी कामला खातून और एक मेरी छोटी नानी सोहरा खातून। सोहरा खातून से 4 बेटे और 2 बेटियाँ, और मेरी नानी कामला खातून से 1 बेटे वारिस मोइन और 5 बेटियाँ। तो एक भरा पूरा उनका एक अपना परिवार है और हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा अपने दादा नाना जो भी हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हुए कौम की खिदमत करें, इस मुल्क की खिदमत करें। जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मेरी ज़ात से, जो मैं आज आपके साथ बैठा हूँ,
क्योंकि आपने जब मुझको फ़ोन किया, अप्रोच किया कि उमर भाई पता चला है कि इस तरह की चीज़ें मवामा में हैं, तो क्या मुझे कुछ आप दे सकते हैं। तो देखिए कभी कभी हम लोग बचते थे कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई बात ना हो, क्योंकि हर जगह लोकल पॉलिटिक्स में विरोधी बहुत होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जब बात कौम की है, जब बात अपने शिनाख्त की है, जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कुर्बानी की है, तो अगर हमारे पूर्वजों ने उसका प्रतिनिधित्व किया है तो हमें उसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा और उसको मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि ज़हूर साहब वो शख्सियत थे आदिल, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के, वो समझ लीजिए एक तरीके से वो पुल थे जिसके ऊपर से दोनों समुदाय साथ में चल के गुजर जाते थे। मैं एक वाक़या बता रहा हूँ, जब वो बीमार थे क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और फालिज का भी असर था और वो यहाँ मवामा आए हुए थे, तो उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। तो उस वक्त वहाँ के डीएम और एसएसपी साहब मवामा उनको ढूंढते हुए आए और उन्होंने ये कहा, इलाहाबाद के उस वक्त जो मौजूदा एसएसपी और डीएम थे, कि आप सब वहाँ पे दंगे के हालात हो गई आज़ादी की वजह से, आप थोड़ा सा चल करके लोगों के बीच खड़े होकर के अपनी बात करें। ज़हूर साहब बीमारी की हालत में यहाँ से जाते हैं घंटाघर के पास। एक तरफ टंडन फैमिलीज के नेता थे जो हिंदू समुदाय के बड़े नेता हुआ करते थे, और दूसरी तरफ मुसलमान समुदाय के नेता हुआ करते थे। ज़हूर साहब उतरे। ज़हूर साहब में उतरने के बाद लोग बताते हैं, आज हमारे एक नाना हैं जिनका नाम अमीर अहमद साहब है, अभी हयात हैं, वो 83 साल की 84 साल की उनकी उम्र है। उनका ये बताना है कि वो छोटे से थे, वो जब बाबा के साथ गए तो उन्होंने देखा कि उनके अब्बा से जो उन्होंने सुना, उनके दादा ने जो उनको बताया कि उन्होंने एक तरफ से हाथ हिला करके ऐसे किया तो हिंदू समुदाय के लोग पीछे चले गए, एक तरफ से हाथ उठा के उन्होंने ऐसे किया तो मुस्लिम समुदाय के लोग पीछे चले गए। फिर एक अकेले तन्हा गाड़ी ज़हूर साहब की जो थी वो पूरे शहर में घूमती रही, ना कहीं कोई दंगा हुआ, ना कोई फसाद हुआ। यानी लीडरशिप की एक्सेप्टेंस इतनी थी, यानी लोग इनको इतना इज्जत देते थे, दोनों समुदाय के लोग, दोनों धर्म के लोग। आज वो लीडरशिप मिसिंग है। आज लड़ाई इस बात की नहीं कि इलाहाबाद में 13 विधायक हैं, आज लड़ाई इस बात की नहीं कि इलाहाबाद में 13 हारे हुए भी विधायक हैं, कोई सेकंड रनर अप होगा, कोई थर्ड रनर अप होगा। आज इलाहाबाद में बहुत से नेता हैं, लेकिन मैं सवाल मेरा ये है, क्या ऐसा कोई नेता हमारे बीच है जो दोनों समाज को जोड़ करके, दोनों संप्रदायों को जोड़ करके, दोनों धर्म को जोड़ करके हिंदुस्तानी होने की बात करें। जब हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, जो हिंदुस्तान के अंदर रह गए वो हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान से बाहर चले गए वो पाकिस्तानी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, क्योंकि एक राजनीतिक षड्यंत्र था जिसको अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड एंड रूल करके हिंदू मुसलमानों को से अलग कराया। वरना पहले हमेशा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने इस मूवमेंट में हिंदुस्तान की आज़ादी में पूरा भाग लिया है और सब ने हिस्सेदारी ली है। और सब ने, मैं तो कहता हूँ कि 1947 से पहले हिंदुस्तान का हर नागरिक क्रांतिकारी था, हर नागरिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। या आज जिनकी कलमबंद है आप उनकी बात मत करिए, हर ने आप किसी ने किसी तरह से कुर्बानी दी होगी। किसी ने खाना दिया होगा, किसी ने जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, किसी ने फूल बरसाए होंगे, किसी ने सड़क साफ की होगी क्रांतिकारियों के लिए, तो वो भी क्रांतिकारी थे। बहुत सही बात, बहुत सही। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, जैसे आज के अभी जो युवा पीढ़ी है, हम तो 74 साल तो हो गए देश को आज़ाद हुए, जो युवा पीढ़ी है आखिर स्वतंत्रता सेनानियों को धीरे धीरे भूलती जाएगी। कहीं ना कहीं जो आने वाली ज़िंदगी है, जो भविष्य है, इतने टेक्नोलॉजी के दौर में लोग क्यों पीछे होते हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कमियां हम लोगों के अंदर भी हैं। हम लोग अपनी तारीख़ों को खुद सजो के नहीं रख पाए हैं। जब आपने मुझसे पूछा तब शायद मैं आज उनके मरने के करीब 68 साल बाद आज मैं उनकी बात को आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हमारे परिवार से कोई ऐसी शख्सियत गुजरी है तो हम लोगों को खुद भी कोशिश ये करना चाहिए कि हम उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उनकी कुर्बानियों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को ये बात बताएं कि इस तरह की चीज़ें हमारे परिवार से भी हुई हैं, या इस तरह की मुस्लिम नेतृत्व के तौर से हुई हैं। वो उस वक्त मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करते थे या इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करते थे, तो उनसे हुई हैं। तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें भी अपनी तारीख़ों को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना होगा कि हमें हर साल, 2 साल, हर 6 महीने पे जनता को जोड़े रखने के लिए हिंदुस्तान की कुर्बानी, हिंदुस्तान के शहीदों की कुर्बानी, हिंदुस्तान के वतन, जिस मकसद से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया था, जिस मकसद से सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान में कुर्बानी दी, जिस मकसद से राम कुमार बिस्मिल हों या चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शहादत दी, उनकी शहादत की कुर्बानियों को बस खैर हम लोग होता है, फॉर्मेलिटी होती है, 2 लाइन का प्रेस नोट जारी हो जाता है, लोग जा कर के मूर्ति के ऊपर जो है फूल चढ़ा देते हैं, इससे काम नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर हमें अपने देश के अंदर जज्बा भरना होगा। जिस तरीके से हम किसी धार्मिक आंदोलन को रूपरेखा देते हैं, उसी तरह हमको अपने देश की आज़ादी में कुर्बान हुए लोगों की, अपने देश के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए हमें उसी जज्बे के साथ, उसी कुर्बानी के साथ लगना पड़ेगा। और याद करना पड़ेगा, याद रखिए
कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, ऐसा दीन है जो हम लोगों को शिक्षा देता है कि पहले अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। और हमारे खलीफा हज़रत अली ये कहते हैं कि अपने वतन से, अपने इज़्ज़त से और अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ो। तो हमारा दीन हमको इस बात की शिक्षा देता है, तो मुझे इसको कहने से कोई गुरेज नहीं कि हमको हर तौर से कोशिश करना चाहिए कि अपने मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए, इसके बनाए हुए आइन के लिए, इसके कानून की रक्षा के लिए, इसके संविधान की रक्षा के लिए जब भी ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, दूसरा आदमी है, लोकतंत्र है, उसको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट ख़त्म हो जाता है। मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके परिवार का आप इतना पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, बहुत कुछ, यहाँ तक कि देश के आज़ादी से पहले भी अगर कह ले इतना बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, तो लोग अब नया विकल्प खोजते हैं। आखिर मतलब आपने कभी ऐसा सोचा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज राजनीति में आने, किसी पद पर आने के बाद लोगों की सेवा करना चाहिए, कभी आपने ऐसा सोचा? देखिए, बहुत ये सवाल आप मुझसे कई बार कह चुके हैं और शायद मैंने हर बार इसका गोल गोल जवाब दिया है कि अभी ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब मुझे आपके माध्यम से कह देना चाहिए, जिस तरीके से आज के हालात बन गए हैं, मुझे अब लगता है कि हम लोगों को इसमें आगे आना होगा। अब ये वक्त बैठने का नहीं है, अब ये वक्त कुछ करने का है। आप देखिए कि आज जनता इतनी उत्तेजित हो चुकी है, पब्लिक इतनी उत्तेजना में है कि पब्लिक को पीट रही है, पुलिस नेता को पीट रहा है, नेता पुलिस को पीट रही है, विधायक सांसद को पीट रहे हैं, सांसद विधायक को पीट रहे हैं, जनता अधिकारियों को पीट रही है, अधिकारी अधिकारियों को पीट रहा है। ये न्यूज़ों के माध्यम से आप देखते ही चल रहा है, यानी जनता के अंदर इतनी उत्तेजना भर दी गई है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो लोकल लेवल पे जो भूमाफियाओं का, जो वकीलों का, या कुछ ऐसे संगठित कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो खाली जो है धरना दे करके, या कह सकते हैं आपकी उनकी मंशा क्या है कि वो दलाली करके अपने ज़राए को बढ़ाते हैं। वो ऐसे लोगों से आज आम आदमी को बचाने के लिए, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, ठीक है, जो भूमाफिया हैं, जो सिंडिकेट तरीके से काम करने लगे हैं, जो लोगों की ज़मीनों पे अनऑथराइज कब्ज़ा करने लगे हैं, जो आपको बिल्कुल कहते हैं साहब ये चीज़ नहीं है, फर्जी किसी का पेड़ कटवा ले जा रहे हैं, फर्जी किसी की ज़मीन की इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ ऐसी चीज़ें तो आपको मऊआमा में ही बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो भाई सबसे पहले तो मुझे अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने पुराने दोस्तों यारों से संगठित कर रहा हूँ, वो मेरे साथ बैठ रहे हैं, वो मुझे मशवरा दे रहे हैं। मेरे यूनिवर्सिटी टाइप में जब मैं समाजवादी छात्र सभा से जुड़ा हुआ था, वो मेरे साथ संगठन में भी काम करते थे, सबका ये कहना है कि तुम आगे आओ। तो मुझे लगता है कि मैं अब बैठूंगा और मैं बहुत जल्द इसका ऐलान करूंगा। मैं मऊआमा के अंदर सड़क इंक्रोचमेंट को मैं आपके चैनल से उठा चुका हूं कि सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, मैं मऊआमा के बस स्टॉप के लिए भी आपके माध्यम से उठा चुका हूं, मैं सड़कों के निर्माण के लिए बराबर आपसे मांग उठाता हूं। अब ज़मीनों का जो इंक्रोचमेंट वो हो रहा है, अपराधीकरण हो रहा है लोगों के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से, मैं उसकी भी बात उठा रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी इसके लिए लगातार ऐसी भी कई बात आई कि मतलब कई बार शिकायतें भी देखी गई कि जो भी तालाब है, जो भी गढ़ी है मऊआमा और इर्द गिर्द में, उसको भूमाफिया द्वारा पाट लिया जा रहा है। इस पर आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही किसी? देखिए, दो तरीके की चीज़ें हैं। पेपर बहुत आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो पेपर में दो तरीके की नौयत होती है। एक तालाब वो होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया कि भाई आप कृषि के लिए आप जो है मछली पालन के लिए आप तालाब खोदिए। अब हमने तालाब खोला, हमारा व्यवसाय फेल हो गया, अब पानी पड़ा हुआ है, तालाब भर गया, अब मौके में पुराने पेपरों में किसी ने उसको तालाब लिख दिया। ठीक है, एक तो वो ज़मीन हो गई जो किसी की व्यक्तिगत ज़मीन हो, जिसको तालाब की शक्ल में बना दी गई हो। एक ज़मीन वो है जो वाक़तन तालाब है, जो सार्वजनिक तालाब है और जो लोग उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अपनी लड़ाई लड़ते वक्त हमें किसी की ज़ाती लड़ाई न बन जाए, किसी व्यक्तिगत लड़ाई न बन जाए, किसी इंसान का नुकसान न हो। जो सरकारी चीज़ है वो सरकारी है, जो किसी की व्यक्ति विशेष की है वो व्यक्ति विशेष की है, उसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और अगर इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, अब मैं अतिक्रमण के लिए क्या कहूँ, मेरे सामने कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी एक ही दिन में लोगों को निर्माण करने के लिए जो है आदेश देते हैं, और उसके बाद अधिकारी जो है लोगों को निर्माण रोकने के लिए आदेश दे देते हैं। कि जब आप इस सोचिए, जब इस तरह का मतलब डिप्लोमेटिक प्रेशराइज होकर के अधिकारी काम करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस कितना परेशान होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पता चल रहा है कोई आदमी के डीएम साहब से लिखाया है, कोई आदमी के एसडीएम साहब से लिखाया, या कोई आदमी या किसी से लिखाया, या किसी को तो पता नहीं है। 1000 आदमी आ रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के पास, वकील साहब पहुँचे, साहब इस पर ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा ठीक है लिख दो, यथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए। अब साहब वो लेके चले आके साहब देखिए इस पर तो स्टे है। अब दूसरे मालूम चला कि साहब आप डीएम साहब के पास पहुँचे या एसडीएम साहब के पास पहुँचे या किसी अधिकारी के पास पहुँचे, तो वो भाग के गया, उसने बताया साहब मेरा पेपर दिखा है, भाई साहब देखिए मेरे बाप दादा के नाम चढ़ा हुआ है और इसमें मुकदमा हुआ था। वो कह रहे ठीक, इनके पेपर को देखते हुए ऐसो फलाना दिमाग का आप इसको अपने हिसाब से काम करिए। तो अधिकारी क्या करेगा?
अधिकारी के हाथ पैर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लोग मैनेज कर ले रहे हैं। तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करेगा, लोग नक्सलाइट बनेंगे, और हो सकता है लोग, हम जैसे लोग अर्बन नक्सलाइट कहलाए जाएं। आज लोग नक्सलाइट होते हैं, कुछ हो सकता है लोग भविष्य में हम लोग को अर्बन नक्सलाइट कहेंगे, साहब ये सब अर्बन नक्सलाइट हैं। तो क्या करेंगे? अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तो आदमी को तो आगे आना ही होगा। कब तक ऐसे खामोश बैठे रहेंगे? ये थे हमारे साथ उमैर जलाल साहब। आप जुड़े रहिए।